नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। जरा सोचिए, जिस गुनाह को सुप्रीम कोर्ट सदमे की सुनामी कहे, वो गुनाह कितना बर्बर रहा होगा। दिल्ली के निर्भया गैंगरेप केस पर फैसला सुनाते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणियां की और गुनहगारों को फांसी की सजा बरकरार रखी। तो क्या यह फैसला देश की न्यायिक व्यवस्था के लिए एक नई नजीर बनेगा? क्या इस फैसले से गुनहगारों में एक कड़ा संदेश जाएगा? इसी पर आज हम कर रहे हैं बात। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ रहे हैं, उनके पास जाएंगे, लेकिन पहले देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में क्या क्या कहा। गुनहगार नंबर 1 अक्षय ठाकुर को फांसी की सजा। गुनहगार नंबर 2 विनय शर्मा को फांसी की सजा। गुनहगार नंबर 3 पवन गुप्ता को फांसी की सजा। और गुनहगार नंबर 4 मुकेश सिंह को भी फांसी की सजा। 1600 दिनों के बाद जब 16 दिसंबर 2012 के निर्भया केस का सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया तो उसमें छिपा था एक कड़ा संदेश। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के चारों गुनहगारों को मिली फांसी की सजा बरकरार रखी। जस्टिस दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली 3 जजों की बेंच ने सजा सुनाते हुए सख्त टिप्पणियां की, जिससे साफ हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस गुनाह को किस श्रेणी में रखा है। पीड़ित के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत ही बर्बरतापूर्ण था। यह केस सदमे की सुनामी की तरह था। इस बर्बरता के लिए दोषियों को माफी नहीं दी जा सकती। दोषियों को कठोर सजा मिलेगी, तभी समाज में भरोसा पैदा होगा। उन्होंने कन्विक्शन अपहोल्ड की और बाद में सजा दी गई है। और कोर्ट का ये सोच थी कि ऐसी घटनाएं जिस पे समाज पे ऐसा प्रभाव हुआ, कोर्ट ने सुनामी शब्द का इस्तेमाल किया। एग्रावेटिंग और ब्रुटैलिटी से ये क्राइम हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो पहले की जजमेंट है, जिसमें क्लियर लिखा है कि कलेक्टिव कॉन्शियस ऑफ द सोसाइटी अगर शॉक करती है तो रेयरेस्ट और रेयर इवेंट में आता है। निर्भया गैंगरेप केस में कुल 6 गुनहगार थे। 4 की फांसी की सजा कोर्ट ने बरकरार रखी। 5वें आरोपी बस ड्राइवर राम सिंह ने 2013 में तिहाड़ जेल में सुसाइड कर लिया था। 6ठा नाबालिग आरोपी 3 साल सुधार गृह में सजा काट चुका है। दोषियों के वकील सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पिटीशन दायर करने की तैयारी में हैं, लेकिन निर्भया के घरवाले फैसले से बहुत खुश हैं। हम बहुत खुश हैं इस विषय में कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आवाज को सुनी, हमारे निर्भया के दर्द को समझा और निर्भया के साथ साथ पूरे देश को न्याय दिया। अब कोई गिला नहीं है कि देर लगा, लेकिन देर लगा जरूर, लेकिन सही मिला। जिस दिन को हम लोगों को बेसब्री से इंतजार था, आज वो दिन आया और एक ऐतिहासिक फैसला भी आया। आप लोगों के साथ से आज हम अपने मुहिम में कामयाब हुए। निर्भया केस का फैसला एक नजीर बन गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इससे न्याय की एक नई उम्मीद तो जगी ही है, गुनहगारों के लिए सख्त संदेश भी गया है। मनीष झा, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो यही सवाल है कि आज इन गुनहगारों को देश की सबसे बड़ी अदालत ने सबसे सख्त सजा तो सुना दी, लेकिन क्या जो इसका उद्देश्य था कि ऐसे गुनहगारों की सजा के बाद समाज में खौफ डर का माहौल पैदा हो, उन अपराधियों के दिलों में जो इस अपराध को करने के बारे में सोच भी सकते हैं, वो मुमकिन होगा या नहीं। हमारे साथ जो मेहमान हैं, आइए आपका परिचय उनसे सबसे पहले करा दें। प्रियंका चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। नुपुर शर्मा जी बीजेपी की तरफ से हैं। रंजना कुमारी जी सोशल एक्टिविस्ट हैं। नीलम कटारा जी आप भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और राखी दुबे सीनियर एडवोकेट है हमारे साथ स्टूडियो में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नीलम जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ। आपकी अपनी एक खुद जाती लंबी लड़ाई रही है अपराध के खिलाफ और आपको इंसाफ मिला, उसमें काफ़ी वक्त लगा। निर्भया केस में 4.5 साल में ट्रायल कोर्ट से लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है। बहुत से लोग इसे ऐतिहासिक कह रहे हैं कि इतने कम वक्त में सारी अदालती प्रक्रियाएं पूरी हो गईं और पूरा इंसाफ मिला। आपकी नजर से यह फैसला कैसा है? ये फैसला जो है इसका सबने ही स्वागत किया है
और इसका फैसला शायद होना भी यही चाहिए था और कुछ हो भी नहीं सकता था। मगर 4.5 साल का वक्त लगा। हम लोग कह रहे हैं कि अभी एक थोड़े वक्त में हो गया, मगर एक तो ये भी एक बात है कि इस फैसले ने दिखा दिया कि अगर सब लोग मन से चाहें तो ये फैसला, ऐसे केसेस का फैसला हो सकता है 4.5 साल, जो कि बहुत थोड़ा समय नहीं है, मगर फिर भी जो हमारे देश में समय लगता है उसको देखते हुए काफ़ी कम है। दूसरी बात, ये एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा उन लोगों को जो बहुत हल्के में लेते हैं कि लड़की की इससे छेड़छाड़ की या लड़की के संग अभद्र व्यवहार किया या रेप किया। उनको शायद अच्छी तरह से समझ में आएगा कि अब इसको मामूली तौर पे नहीं लिया जाएगा और उसमें सजाए मौत मिल सकती है। ऑफ कोर्स ये बात ज़रूर है कि निर्भया की मृत्यु हो गई, क्योंकि केवल रेप के लिए अभी भी हमारे देश में अधिकतम सजाए मौत नहीं है। मेरे ख्याल से अगर सिर्फ रेप हो और लड़की बच भी जाए तब भी वहाँ होनी चाहिए स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट। ठीक, रंजना कुमारी जी, जो बातें नीलम जी कह रही हैं कि कम वक्त में फैसला हो गया, ये एक बात तो ये बताता है कि हमारा सिस्टम अगर काम करना चाहे तो आप उसके निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं कम समय भी। जरूरी नहीं है कि हर मुकदमा 10 साल 20 साल 50 साल चलता ही रहे, जैसा कि हमारे यहाँ एक किस्म की परंपरा बन गई है। और दूसरी बात, जो आज अदालत ने बातें कही हैं कि सदमे की सुनामी थी ये वारदात, इसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। और सुप्रीम कोर्ट जब ये कहता है तो इस उद्देश्य से कहता है कि आगे आने वाली नस्लें भी याद रखें कि सजा ऐसी होगी अगर अपराध ऐसा होगा। लेकिन क्या इससे वो संदेश गया है? देखिए, निश्चित तौर पर केसेस बहुत कम समय में किए जा सकते हैं। आपको याद होगा कि जो एक जर्मन महिला टूरिस्ट के साथ हुआ था तो 17 दिन में फैसला लोअर कोर्ट ने कर दिया था। तो ये सब कुछ संभव है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ स्टेप सरकार की तरफ से उठाए जाएं, कुछ कोर्ट की तरफ से उठाए जाएं, जिसमें कि फास्ट ट्रैक सिस्टम बना दिया जाए और ये सारे केसेस इसी तरह से, इसी गति से, बल्कि इससे जल्दी भी निपटाए जाएं, ताकि जो लगभग 89,000 केसेस पेंडिंग हैं उनका भी फैसला सामने आ जाए। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि देखिए, ये चूँकि पहले दिन से, जिस दिन ये घटना हुई, फिर 5 दिन हम लोग इंडिया गेट पर रहे, तमाम आंदोलन चला। हर दिसंबर में 16 तारीख को निर्भया दिवस मना के हम लोगों ने उनके माता पिता के साथ मिल करके ये देश को जगाए रखा, सबको ये बता के रखा कि देखिए ये इस तरह की घटना हुई जिसमें पूरे देश की जो मानसिकता है, जो सोच है, सबको हिला के रख दिया। ये सिर्फ दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट नहीं था, ये देश के गांव-गांव में भी ये प्रोटेस्ट था। हर किसी के मन में गुस्सा था, रोष था, हर किसी का मन हिल गया था जिस तरह की दरिंदगी इस घटना के साथ हुई थी। और ये बात आज साबित हो गई कोर्ट के अंदर कि कोर्ट भी इस बात से आश्वस्त थी कि ये दरिंदगी हुई इतनी निशंस ढंग से उस लड़की के साथ, ना सिर्फ उस रेप लेकिन रंजना जी, तो ये कोशिश तो ये थी कि समाज की सोच बदले। लेकिन जो मुकदमा लड़ रहे हैं, इन दोषियों का, अपराधियों का जो वकील हैं, उन्हीं की स्टेटमेंट आप सुने, देखें तो लगता है कि जब ये मैसेज, संदेश उन्हीं के दिल में नहीं घर कर पाया तो ये किसी अपराधी के दिल में कैसे जाएगा? मैं आपको बताता हूं। और नुपुर, मेरा सवाल आपसे ये है। बिल्कुल सौरभ जी, देखिए स्टेट को तो, सौरभ जी स्टेट को तो न्यूट्रल होना चाहिए था। उनके जो एमिकस क्यूरी थे, जिस तरह की बयानबाजी उन लोगों ने कोर्ट के अंदर की, यहाँ तक कि उन्होंने इसको एक बार ये भी कह दिया कि फ्रॉड है, ये लोग तो थे ही नहीं। तो इस तरह की बातें जो साबित करने के लिए झूठ बोला गया, स्टेट की न्यूट्रलिटी को उन्होंने मेंटेन नहीं आज तो उनके वकील ने ये भी कह दिया है, आज तो दोषियों के वकील ने ये भी कह दिया कि ये गांधी के संदेश की हत्या हो गई, अहिंसा की हत्या हो गई और जीवन लेने का अधिकार उसी को जो जीवन दे सकता है। नुपुर, मैं ये सवाल नुपुर शर्मा के पास ले जाना चाहता हूं। नुपुर, सारी कोशिशें हुई कि अपराधी बच सकें। अब कोर्ट के अंदर दलीलें दी गई कि कुछ किसी का छोटा बच्चा है, कोई अनपढ़ है, कोई बहुत गरीब है, ये उनके सामाजिक परिवेश की दुहाई देकर के, उम्र कम है, ये सुधर सकते हैं, इनमें गुंजाइश है अभी ठीक होने की, ये सब बातें जज के सामने रखी गई हैं। ये सिर्फ दोषियों के वकीलों ने नहीं, एक अमायकस ने भी किया है। क्योंकि स्टेट जो प्रोसिक्यूशन था वो तो साफ लेके गया था केस के, आप इसमें फांसी की सजा को अपहोल्ड करें। ये तो स्टेट की अपनी जो पोजीशन थी वो क्लियर थी ही, क्योंकि वही पुलिस, मतलब स्टेट इज द गवर्नमेंट, बिकॉज क्रिमिनल केसेस में हमेशा स्टेट वर्सेस द अक्यूज पर्सन्स होता है। लेकिन जो अमायकस थे, जिनको फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट कहते हैं, अगर आपने जजमेंट पढ़ा होगा तो उनकी भी कुछ ऐसी दलीलें थी कि उम्र कम है, ये है, वो है। लेकिन अल्टीमेटली जो हमारे 3 जज बेंच थे, खासतौर से जस्टिस भानुमति, जस्टिस दीपक मिश्रा, उनको पूरा ऑनर देना चाहूँगी इसमें कि उन्होंने एक भी ना सुनी। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा कि इस ब्रूटैलिटी
इस डायबॉलिकल और इस तरीके की मेंटल डिप्रेविटी के चलते ऐसी हैवानियत में अगर फांसी नहीं तो और क्या। उन्होंने जो अपनी जजमेंट जो करीबन 450 पेज की है, अभी मैंने भी खुद पूरी नहीं पढ़ी, मैंने उसको पढ़ना ज़रूर शुरू किया है, उसमें उन्होंने बहुत तमाम बातें की है कि आप कानून को सख्त करते रहेंगे लेकिन माइंडसेट को कैसे बदलेंगे। उसमें उन्होंने काफ़ी लंबे उन्होंने तरीके भी बताए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि तरीके निकाले भी जाएं, चाहे वो मेट्रो में हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो स्कूलिंग में हो। उन्होंने ऐसी तमाम बातें करी हैं जिसको मैं अभी पूरा नहीं पढ़ पाई हूँ, लेकिन मैंने उसमें कुछ बिट्स एंड पीसेस में पढ़ा है। तो मेरे हिसाब से तो इस जजमेंट का बिल्कुल तहे दिल से वेलकम करना चाहिए। लेकिन देखिए, आरोप भी लगाया गया और जो बचाव पक्ष था उसने तो सीधे सीधे ये, अब मैं प्रियंका के पास जाना चाहता हूं। प्रियंका, ये कह दिया जाए बचाव पक्ष के द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत पब्लिक प्रेशर में आ गए और इसलिए ऐसा फैसला दिया। देखिए, सर्वोच्च अदालत किसी के प्रेशर में नहीं काम करती है। सर्वोच्च अदालत सबकी सुनती है, पर करती वही है जो न्याय प्रक्रिया है। जिस तरीके से बर्बरता हुई थी निर्भया के साथ और जिस तरीके से किसी तरीके का गिल्ट जैसा माहौल नहीं था या उनको महसूस नहीं हो रहा था इन सारे अक्यूज को, एक समाज को दर्शाता था कि शायद हम इसी समाज में ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जिनको कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि महिलाओं के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार करना एक नॉर्मल तरीका माना जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज किया है उसको वेलकम करना ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे जाकर एक डिटरेंट बन सकता है ऐसे सारे मर्दों के लिए जो इस तरीके की सोच अपने दिमाग में रखते होंगे कि अगर इस तरीके की सोच है तो पनिशमेंट भी इक्वली उतना ही मिलेगा। एक और चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट ने और भी सारी चीज़ें कही हैं समाज को लेकर, समाज सुधार को लेकर, सरकारों को किस तरीके से न्याय प्रक्रिया का पालन करते हुए किस तरीके से एक माहौल बनाना ज़रूरी है जहां महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सकें। तो ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं। पर अगर हम एनसीआरबी डेटा देख लें या हम देख लें किस तरीके से जो फंड्स निर्भया फंड बनाया गया था, हम पे काफ़ी आरोप लगे थे 2014 से पहले कि उसका फंड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उसके बाद भी सरकार आई, 3 साल हो गए हैं, उसके फंड का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। आप ठीक कह रही हैं, बात बिल्कुल ठीक है। एनसीआरबी का डेटा तो ये बताता है कि ये बताता है कि चीजें सोचना जरूरी है। आने वाले समय में महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल बनाना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, ये इतना सख्त कानून बनने के बाद भी एनसीआरबी का डेटा ये बताता है कि दिल्ली में ही जहां पर ये निर्भया के साथ ये दरिंदगी हुई थी, वहां महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं कम होने की बजाय। अब इसकी क्या वजह हो सकती है? अगर कानून भी सख्त हो जाए, प्रशासन भी सख्त हो जाए और हम मानेंगे पुलिस भी अपना काम कर रही है, तो फिर अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? राखी दुबे हमारे साथ हैं, इस पूरे केस के कानूनी पहलू भी उनसे हम समझेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो निर्भया के गुनहगारों को आज आखिरकार देश की सबसे बड़ी अदालत ने सबसे बड़ी सजा सुना दी, सजाए मौत चारों आरोपियों को। राखी दुबे हमारे साथ हैं, आप वरिष्ठ वकील हैं। राखी, इसका आप कानूनी पहलू अगर आपसे समझना चाहें तो आप ऐसी जजमेंट का क्रेडिट किसको देती हैं? पुलिस का काम कैसा रहा? और जिस तरीके से ये केस आगे बढ़ा है, आपको क्या लगता है कि इस किस्म के जो और सिमिलर केसेस होते हैं, जो और ऐसे विक्टिम होंगे, उनको इंसाफ मिलने की उम्मीद बढ़ेगी? देखिए सौरभ, इस केस में सबसे ज़्यादा पुलिस की कहते हैं जो इन्वेस्टिगेशन है उसको अप्रिशिएट करूंगी, क्योंकि यहाँ पे आपका देखें तो साइंटिफिक एविडेंस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। एंड वो साइंटिफिक एविडेंस जो बस से कलेक्ट किए गए हैं या क्लोथ से कलेक्ट किए हैं और टाइमली कलेक्ट किए गए हैं, तो इसमें पुलिस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मैं कहूँगी इतना अच्छा मैंने इन्वेस्टिगेशन देखा, एंड यही वजह है कि आज उसको निर्भया को जस्टिस मिल पाया है। अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन नहीं प्रॉपर होती तो सुप्रीम कोर्ट चाहते हुए भी उसको जस्टिस नहीं दे पाती। कितने केसेस में आप देखते हैं सौरभ की आप कितना होता है, ब्रूटली होता है, मीडिया ट्रायल भी होता है, बट लैक ऑफ एविडेंस की वजह से डेथ सेंटेंस नहीं हो पाता है। तो एक तरफ इसमें बहुत बड़ा पुलिस का रोल है। सेकेंडली, इसमें जो ये केस है जो आज इसमें अगर डेथ सेंटेंस सुनाया गया है तो इसकी ब्रूटैलिटी को देखा, इनह्यूमन तरीके से जो आपने एक फीमेल को टॉर्चर किया है, उसको इतना ज़्यादा विक्टिमाइज किया है, उसको अच्छे सेंसिटिव तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने डील किया है एंड बिल्कुल अप्रोप्रिएट सेंटेंस दिया है। एंड इस जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के साथ जस्टिस नहीं किया, बल्कि इनफैक्ट ईच एंड एवरी फीमेल इन द वर्ल्ड सबको आज जस्टिस मिला है। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इस मामले में, इस केस में निगाहें अदालत की ओर केवल ऐसा नहीं कि देश भर की थी, दुनिया भर में आज के इस मुकदमे की और आज के इस फैसले की चर्चा थी और हर तरफ आज इस फैसले की गूंज है और तारीफ हो रही है कि एक सख्त संदेश, एक सख्त फैसला सुनाया गया है। हमारी बातचीत जारी रहेगी मेहमानों से एक छोटे से ब्रेक के बाद।
एक बार फिर आपका स्वागत है। दिल्ली के निर्भया गैंगरेप के गुनहगारों को मौत की सजा पर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने चारों दोषियों को सजाए मौत बरकरार रखी है। हम अपने मेहमानों से इसी बड़े फैसले पर आज बात कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपको कुमार विश्वास की एक कविता उन्हीं की आवाज में सुनाते हैं जो उन्होंने निर्भया को समर्पित की है, और फिर हमारी बातचीत जारी रहेगी। सुनिए। विदा लाड़ो विदा निर्भया, तुम्हें कभी देखा नहीं गुड़िया, तुमसे कभी मिला नहीं लाड़ो, मेरी अपनी दुनिया की अनोखी उलझनों में और तुम्हारी खुद की थपकियों में गड़ रही तुम्हारी अपनी दुनिया की छोटी छोटी सी घटत बढ़त में कभी वक्त लाया ही नहीं हमें आमने सामने। फिर ये क्या है कि नामर्द हथेलियों में पिसी तुम्हारी घुटी घुटी चीखें मेरी थकी नींदों में हाहाकार मचाकर मुझे सोने नहीं देती। फिर ये क्या है कि तुम्हारा मैं जीना चाहती हूँ माँ कान सुना विहाग मेरे अंदर के पिता को धिक्कारता रहता है। तुमसे माफ़ी नहीं मांगता चिरैया, बस हो सके तो अगले जन्म मेरी बिटिया बनकर मेरे आंगन में हुलसना बच्चे, विधाता से छीन कर अपना सारा पुरुषार्थ लगा दूंगा तुम्हें भरोसा दिलाने में कि मर्द होने से पहले इंसान होता है असली पुरुष। ये थी कुमार विश्वास की भावना है, लेकिन पूरे देश में यही भावना आपको हर दिल में देखने को मिलेगी। हमारी बातचीत हो रही है प्रियंका चतुर्वेदी, नुपुर शर्मा, रंजना कुमारी जी, नीलम कटारा जी और राखी दुबे से। एक बार फिर मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। दो बातें हैं, मैं अब रंजना जी आपके पास आना चाहता हूं। पहली बात तो यह कि 6 गुनहगार थे जिनमें से 4 को सजा हुई, एक ने खुद को फांसी लगा ली, उसने आत्महत्या कर ली जेल में। 6ठा गुनहगार नाबालिग था, और जितने भी अकाउंट्स आए हैं सामने, खुद निर्भया का भी यही बात सामने आई कि सबसे ज्यादा बर्बरता अगर किसी ने की थी तो वही नाबालिग दोषी, वही नाबालिग अपराधी था, जिसका हम नाम तक नहीं बता सकते, जिसकी पहचान नहीं बता सकते, जो सुना जाता है कि दक्षिण भारत में कहीं अब एक नए सिरे से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा है। लेकिन क्या ये वाकई पूरा इंसाफ है? देखिए, अब जो कानून है देश का और जो सोच है उसमें तो निश्चित तौर पर अगर कोई जुवेनाइल है तो कानून के तहत उसकी सज़ा जो थी वो मुकर्रर की गई और उसमें वो निकल के आ गया। लेकिन निश्चित तौर पर पुलिस को ट्रैक करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि हमारे यहाँ रिपीट ऑफेंस बहुत हो रहे हैं जिसमें कि बाहर निकलने के बाद दोबारा इस तरह की घटना करना। अभी बम्बई में, महाराष्ट्र में बम्बई से घटना आई जिसमें कि छोटी सी 6 साल की बच्ची के साथ एक अधेड़ व्यक्ति ने इस तरह की घटना की जो कि पहले से हैबिचुअल था। तो निश्चित तौर पर ट्रैक करना चाहिए ऐसे अपराधी को। और दूसरे ने तो स्वयं अपनी फांसी लगा के अगर सज़ा अपने आप को दे दी तो फिर वो उसका न्याय तो उसने खुद कर लिया। लेकिन जो ये न्याय हुआ है इसके बारे में 2 बातें मैं आपसे कहना चाहती हूँ सौरभ जी। एक तो ये कि ये न्याय अपने आप में, जब आप पूरी 450 पेज की वो जस्टिस की पूरी रिपोर्ट पढ़ें और उसमें देखेंगे कि कितनी ज़्यादा बातें इस बात पर भी दबाव देकर कही गई कि समाज को मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। ये फैसला निश्चित तौर पर एक कदम है, निश्चित तौर पर एक संदेश है, लेकिन जब तक समाज के अंदर वो सोच नहीं बदलेगी, वो बदलाव। मैं आपकी बात से आगे की बात शुरू करता हूं रंजना जी। आपने कहा समाज की सोच बदलनी है, समाज की सोच बदलनी है या अपराधियों के मन में डर बैठाना है। अभी अदालत ने फैसला सुनाया है, सजा हुई नहीं है। मैं एक आंकड़ा आप सभी को देता हूं। हिंदुस्तान में डेथ पेनल्टी है, दुनिया के बहुत से देशों में फांसी की सजा पर बैन लगा दिया गया है, डेथ पेनल्टी पर पाबंदी है। भारत में पाबंदी नहीं है, तब भी सजाएं होती हैं, लेकिन सजाएं तामील नहीं होती। 450 से ज्यादा ऐसे दोषी अपराधी हैं आज भारत में जो कि डेथ रो में बैठे हुए हैं, फांसी की सजा का इंतजार कर रहे हैं, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से। लेकिन इस मामले में अगर सजा तामील ना हो तो इस फैसले का क्या मतलब रह जाएगा? नीलम कटारा। बिल्कुल एक टाइम फ्रेम बनना चाहिए कि इनको जो भी क्यूरेटिव पिटिशन रिव्यू जो भी कुछ इनको लगानी है कुछ महीनों में लग जानी चाहिए। और मर्सी पिटिशन भी अगर ये करना चाहें तो वो भी विद इन अ ईयर करें। और शायद क्योंकि राष्ट्रपति जी को इसके ऊपर मर्सी पिटिशन डिसाइड करनी होती है, वहाँ से भी शायद कोई आ जाए अगर आदेश कि भाई मेरे पास इस टाइम के बीच में भेजो और मैं इतने समय में डिसाइड करूँगा। क्योंकि नहीं तो जब बहुत लंबा रखा रहता है मर्सी पिटिशन भी, तब ये हो जाता है कि अब इतना समय बीत गया है, उस आदमी ने इतना भुगत लिया है,
जेल में, तो अब उसको छोड़ दो। तो ये सब तरीके होते हैं इसको अवॉइड करने के, और वो नहीं होना चाहिए। टाइम इज़ की इन दिस, कि अगर वास्तव में सीरियस है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसका पालन होगा, तो ये समय के एक लिमिटेड समय के होना चाहिए, नहीं तो ये तो सुप्रीम तो फैसला तो कोर्ट का कागज पर ही रह जाएगा। नुपुर कुछ कहना चाह रही थी, नुपुर बोलिए। ऑर्डर को इस तरह से नकार दिया जाता है। बिल्कुल देखिए 21वीं सदी में जो पहला जो फांसी लगी थी रेप एंड मर्डर केस में, वो धनंजय चैटर्जी की थी। ये शायद 1990 में एक रेप केस हुआ था हेतल पारेख का, उसके अंदर। तो उसके बाद खासतौर में निर्भया रेप केस में अगर आप देखें, आपने खुद ही शुरुआत में बात की थी कि ट्रायल से सुप्रीम कोर्ट में 4.25 साल के अंदर फाइनल वर्डिक्ट आ गया है। देखिए ये इनेविटेबल है, होना तो ये है ही, आज हो या कल हो, ये तो खैर हमारा जुडिशियल प्रोसीजर है, उसको कोई क्वेश्चन कर नहीं सकता। लेकिन दूसरी बात मैं एक ज़रूरी कहना चाहती थी, माइंडसेट बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि एक परिवार के अंदर भी घर के 4 दीवारी के अंदर भी ऐसे बहुत सारे अपराध होते हैं जो रिपोर्ट पे भी नहीं आते हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन एक करेक्शन करने के लिए फैक्चुअल, निर्भया फंड अनयूटिलाइज नहीं है। 26 जनवरी 2017 की एक रिपोर्ट थी जिसको करेक्ट करने के लिए पीआईबी में एक प्रेस स्टेटमेंट भी है। 1000 की जगह 2200 करोड़ की स्कीमें रेकमेंड हुई हैं, जिसमें से विमेन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने 3 ऐसी बड़ी स्कीम निकाल चुके हैं। एक का नाम है वन स्टॉप सेंटर सखी, एक का नाम है महिला पुलिस वॉलंटियर, और तीसरा यूनिवर्सलिटी ऑफ 181 हेल्पलाइन, विमेन हेल्पलाइन नंबर, जिसमें 33 स्टेट्स में कहा गया, क्योंकि WCD स्टेट सब्जेक्ट हो जाता है, कि आप अपने सरकार के अंदर, राज्य सरकार के अंदर एक सेंटर भी बनाइए, साथ में हेल्पलाइन को भी यूनिवर्सल करिए, ताकि कहीं से भी फोन जाए कोई ना कोई उठाना चाहिए, सारी तमाम महिलाओं के लिए। लेकिन केवल 18 स्टेट्स ने इसको अभी अप्रूव किया है। तो ऐसा मैं नहीं कहूंगी, इसमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना जरूरी है। आप आंकड़ों की बात करिए, आप स्कीम्स की बात करिए, पर तो सीधी सी बात ये जानना चाहती की बात कर रही हूं। बिल्कुल मैं मान लेता हूं, ये फ्रंट की बात अभी ये प्रियंका जी ने उठाई। सौरभ जी माइंडसेट में एक देखिए, धनंजय चैटर्जी को 2004 के अंदर फांसी लगी थी हेतल पारेख के रेप के लिए और मर्डर के लिए, वो 2004 की बात कर रही हूँ। आज हम 2017 में हैं। माइंडसेट पे कैसे कंट्रोल किया जाए? आप किसी को दिमाग से कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे अदालत तो केवल सजा ही दे सकता है ना, उन्होंने अपनी तरफ से अपना काम कर दिया। अब जब सजा हो, सजा तामील भी हो जाए। आपने खुद कहा, अभी जो पिछली फांसी हुई थी, आप खुद उदाहरण दे रही हैं, उसके बाद भी निर्भया कांड हुआ ही था। प्रियंका, तो सौरभ जी एक चीज में वही, अगर आप जजमेंट में पढ़े, सॉरी आई एम जस्ट कटिंग इन बिटवीन, जस्ट अ स्मॉल स्टेटमेंट। देखिए आंकड़ों में अगर हम बात करते हैं तो NCRB डेटा भी है जो बताता है कि सारे निर्भया फंड ही एक बात नहीं की थी, मैंने बाकी सारी बातें भी की थी। शुरुआत में बात थी कि हर डिस्ट्रिक्ट में ये रेप क्राइसिस सेंटर खुलेंगे, ना कि हर स्टेट में एक रेप क्राइसिस सेंटर खुलेगा। 150 खुल तो मैं इस आंकड़ों में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। अगर माइंडसेट बदलने की बात है, अगर हम कहते हैं माइंडसेट चेंज करना है, विमेन सेफ्टी, सिक्योरिटी, एम्पावरमेंट एक सरकार की प्रायोरिटी बन जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम किया, फैसला दिया है, अब हमारी सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि इस मुहिम को कैसे आगे बढ़ाना है, और समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस मुहिम में उंगली उठाकर दूसरों को दोष देने की बजाय जरा अपने गिरेबान में भी झांके कि आज हम अपने बेटों को किस तरीके का माहौल दिखा रहे हैं, किस तरीके की बातचीत कर रहे हैं, किस तरीके की शिक्षा दे रहे हैं, किस तरीके का जेंडर सेंसिटाइजेशन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना जरूरी है। तो ये सिर्फ एक तरफ से नहीं हो सकता है कि जुडिशरी डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स लाएगी, जो आपने कहा, जो बाकी पैनलिस्ट भी कह रहे हैं कि समाज बदले, रिफॉर्म्स लाए, समाज बदलना, ये तो एक बहुत व्यापक प्रक्रिया है, और ये किससे होगा, एक मिनट, कौन करेगा इसके लिए पहल, कोई बहुत बड़ा जन आंदोलन चलाया जाए, वो तो अलग बात है। सीधी बात इतनी, हाँ नुपुर एक मिनट, सीधी बात इतनी है, कानून का डंडा अगर अपना काम करता रहे, वक्त से करता रहे, और फरियादी की शिकायत सुनी जाए और उसका निराकरण जल्द से जल्द होता रहे, तो ये भी बहुत है अपने आप में। लेकिन क्या वो हो रहा है? एक सेकंड सौरभ, एक चीज करेक्ट करना चाहूंगी। मैंने ये नहीं कहा रेप क्राइसिस सेंटर स्टेट में हो, वो यूनिवर्सल नंबर 181 की बात कर रही थी, हेल्पलाइन नंबर की। क्राइसिस सेंटर तो 150 खुल चुके हैं, 186 प्लान हुए थे, ये मैं कह रही हूँ। दूसरी बात, जब आप माइंडसेट की बात करते हो, तो अगर आप जजमेंट में पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली लिखा है कि घर से लेके स्कूल तक बच्चे को, और इस चीज में मैं प्रियंका के साथ हूं कि आप उसको क्या ब्रिंगिंग दे रहे हो, आप उसकी क्या मेंटालिटी बना रहे हो कि बेटी पीछे रखते हैं, बेटा आगे करते हैं।
ये जब एक जेंडर गैप आ जाता है तभी इज्जत और समानता कम हो जाती है। इस चीज को बदलने की बात करिए आज की जजमेंट में, और इस पे हमारे को फोकस करना। लेकिन राखी बताइए, आप दिन रात ये इन मुकदमों में जूझती हैं, आपके पास बहुत से लोग आते होंगे अपनी शिकायतें लेकर के, बहुत सी महिलाएं आती होंगी, आपको जमीन पर कोई फर्क दिखाई दे रहा है? इतना सख्त कानून बना दिया गया, इतनी सख्त सजाएं तय कर दी गई हैं अपराधों के लिए महिलाओं के खिलाफ, कोई फर्क आया जमीनी स्तर पर? सौरभ, मैं बहुत दुख के साथ कहूँगी, मुझे ज़मीन पे कोई भी फ़र्क इतने स्ट्रिंजेंट लॉ के बाद भी नहीं दिख रहा है। आज भी रेप के उतने ही इंसिडेंट हो रहे हैं जितने पहले हो रहे थे। मेरे ख्याल से जो लॉ हमने स्ट्रिक्ट किया है उससे अकेले से पर्पस सॉल्व नहीं होगा, उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इम्पॉर्टेंट है। जैसे पुलिस ने इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करी है, बहुत ही प्रॉम्प्टली उसने अरेस्ट किया, सब कुछ बहुत प्रॉम्प्टली हुआ। अगर हर एक केस में ऐसा हो तो मेरे ख्याल से हर एक केस का एंड रिजल्ट यही होगा जो इसमें हुआ है। इसके साथ ही साथ सोसाइटी इन लार्ज में ईच एंड एवरी, सिर्फ जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है माइंडसेट चेंज करने की, ऐसे स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स पास करने की, या सिर्फ अकेले पुलिस की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन से नहीं चेंज होगा। ये कलेक्टिवली हमारी और आपकी, स्कूल्स की, पेरेंट्स की, ईच एंड इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आने वाले जो हमारे यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, उन सबको हम एक साथ मिल के एक अच्छी दिशा दें और उनको बताएं कि सेक्स इज़ नॉट द ओनली थिंग, उसके ऊपर भी ज़िंदगी है, हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। उस माइंडसेट से हमें अपने जो इनमेच्योर बच्चे हैं उनको हटाना होगा, जो इतने एग्रेसिव हैं। आप एग्रेशन आज के बच्चों में देखें, बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड, एग्रेसिव, सब कुछ चीजों को खत्म करना होगा जिससे ऐसे इंसिडेंट्स फ्यूचर में ना हो। आपने बात बिल्कुल ठीक की, हमारी बाकी बहनों ने बिल्कुल ठीक की कि यहाँ से जिम्मेदारी अदालत की खत्म और समाज की शुरू होती है। अदालत जो कर सकती थी, जितनी सख्त कार्रवाई कर सकती थी वो की है, लेकिन इसके बाद अब ऐसे दरिंदों को हम चुने, ऐसे दरिंदों को आगे बढ़ने से रोकें और हमारे समाज में ऐसे लोग पैदा ना हो, ऐसी सोच पैदा ना हो। ये सब हम सब की का सरोकार और हम सब का मकसद होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका, नुपुर जी, रंजना जी, नीलम जी और राखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर तारीफ करनी होगी